नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय, आपका एशियन न्यूज चैनल में स्वागत है। निकाय की जंग में आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में 10 नगर निगम और 40 नगर पालिकाओं के आज वोट डाले जा रहे हैं। एशियन के परिवार की तरफ से आपसे आग्रह है कि अपने मतदान का जरूर प्रयोग करें। जैसा कि आपने देखा इसके पहले कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वयं वोट डालने गए, कई मंत्री, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस अधिकारी और विधानसभा अध्यक्ष से लेकर सभी लोग वोट डालने जा रहे हैं। पक्ष विपक्ष के ज़्यादातर पदाधिकारी वोट डालने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है। रायपुर में भाजपा की मेयर प्रत्याशी मीनल चौबे ने चानोगभाटा स्थित मतदान केंद्र में वोट डाला है। इसी बीच रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव और धमतरी के कुछ मतदान केंद्रों में ईवीएम खराबी की शिकायतें भी मिल रही हैं, जिसके चलते लोग वोटिंग नहीं कर पा रहे हैं और प्रशासन उसको सुधारने की कोशिश कर रहा है। पोलिंग बूथ के बाहर वोटर्स की लंबी कतार लगी हुई है। सुबह 11 से 12 बजे के बीच में हम हर हाल आपको दिखाएंगे, हर स्थिति आपको बताएंगे। इस दौरान कहां कहां लोग वोट डाल रहे हैं, कहां पर कैसी परेशानी आ रही है और कोशिश ये की जा रही है प्रशासन की तरफ से, जैसा कि छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग ने जो प्रयास किया है कि तत्काल उसको सुधार लिया जाए। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में जो जुड़े हैं श्री बसु शर्मा जी, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। वहीं वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ के शर्मा जी हैं। आपका शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में हमारे साथ सत्यप्रकाश सिंह जी जुड़े हैं। सत्यप्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ में ये जो महोत्सव मनाया जा रहा है नगर सरकार का, इसमें बहुत तेज़ी से मतदान हो रहा है और लोग घर से निकलकर, हमने जैसा कि अभी अपने दर्शकों को दिखाया है, घर से निकलकर लगातार मतदान करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ जगह छोटी छोटी समस्याएं आई हैं, उन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन क्या आपको लगता है, मैं सबसे पहले के शर्मा जी के पास आना चाहता हूं। के शर्मा जी, जो ट्रेंड दिख रहा है, जो हम लगातार सुबह से 7 बजे से एशियन दर्शकों के बीच में है और हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि क्या स्थिति है, आपको ट्रेंड क्या लगता है छत्तीसगढ़ में जो अभी तक 10 नगर निगम और 40 नगर पालिकाओं में सामने आया है? शिशिर जी, पहले तो स्पष्ट कर दूं कि छत्तीसगढ़ में 173 नगरीय निकायों में चुनाव हो रहा है, जिसमें 10 नगर निगम है, 49 नगर पालिका है और 114 नगर पंचायत, राइट। इन 3 स्तरीय जो चुनाव हो रहा है, इसमें मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है और हम मानते हैं कि ये बात कही जाती है कि जो शहरी मतदाता है उनमें कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी होती है। मतदाता को लेकर छुट्टी तो रहता है, छुट्टी मनाने या तो बाहर चले जाते हैं पर्यटन के लिए या शहर में घर में बैठ के पकौड़ा खाते रहते हैं। ये स्थिति से बाहर निकल करके जिस तरह से दिव्यांग, बीमार, वृद्ध मतदान के लिए पहुंच रहे हैं, तो इन जागरूक मतदाता जो बुद्धिजीवी कहलाते हैं, इनको निश्चित रूप से मतदान के लिए पहुंचना चाहिए। वार्ड स्तर पर बहुत कम मतदान होता है, बहुत कम अंतरों से जीत हार का फैसला होता है। यदि आप मतदान करने नहीं जाएंगे तो हो सकता है जो आप जीत जाए, सोच रहे हैं जिसको जीतना चाहिए, आपको लगता है वह प्रत्याशी न जीते और आपको फिर 5 साल के लिए लगे कि हमने वोट डालने जाना था। मुझे लगता है कि मतदान अवश्य करना चाहिए। लगातार हम सब यही प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग मतदान करें। चुनाव आयोग द्वारा तमाम व्यवस्था की गई है, लेकिन ईवीएम की खराबी की जो खबरें आ रही है, इसको निश्चित रूप से सुधार की आवश्यकता है। क्या जल्दबाजी में चुनाव की जो तैयारी की गई, पहले मतपत्र फिर ईवीएम, ये बातें जो आई, इसके कारण से इस प्रकार की बात आई है। कमियों को नजरअंदाज करते हुए मतदान करना चाहिए। पहली चीज ये, छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने हमेशा जागरूकता का परिचय दिया है। 2000 में जब राज्य का निर्माण हुआ, तब से अब तक हम देखेंगे तो विकास की प्रगति निरंतर देखने को मिल रही है। पहले टाट पट्टी की मांग उठती थी, स्कूलों में टाट पट्टी नहीं है, आज वो समस्या समाप्त हो गई है। आज वाईफाई की बात कर रहे हैं। आज महिलाओं और युवाओं के लिए जो बात हो रही है कि महिलाओं को रोजगार देने की बात हो रही है, संपत्ति कर के लिए 25% छूट की बात होती है, या डायरेक्ट बेनिफिट में आज 81,502 करोड़ रुपए यदि 14 माह में भाजपा सरकार डाली है। जो कांग्रेस ने नींव रखी थी 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान देने की, जो 2019 से जो ये शुरू हुआ था, ये लेकर के मुझे लगता है कि आने वाले समय में लोगों में जागरूकता है कि एक दिन में जो शराब बांट के चुनाव जीतने की जो बात राजनीतिक दल करते हैं, ये गए दिनों की बात हो जाएगी। लोगों में एक जागरूकता आ रही है, निश्चित रूप से उनको सकारात्मक रूप से देखना चाहिए। और छत्तीसगढ़ की राजनीति आप देखेंगे नकारात्मक के बजाय सकारात्मक राजनीति की ओर बढ़ रही। बहुत सारे प्रत्याशी देखेंगे जो अजय तिर्की की बात करेंगे तो वो अनुभवी, वो कहते हैं कि हम अपने प्रयास कर रहे हैं। वो प्रत्याशी भाजपा वाले अपना प्रयास कर रहे हैं। विकास और मुद्दों के आधार पर मतदान होगा, वादाओं के आधार पर, विकास के आधार पर, विश्वास के आधार पर।
ये 3 स्तर पे जनता अपना तय करेगी फैसला कि किसको मतदान करना है। और निश्चित रूप से विकास की दिशा में हम बात करेंगे तो कमल खिलाने की जो बात होती है, तो सड़कों पर जो कीचड़ है उस पर को हटा करके कमल खिलाने की बात होनी चाहिए। तालाबों में जो गंदा पानी जा रहा है, नगर पालिका नगर पंचायत में खासकर देखे कहीं भी एसटीपी नहीं लगा हुआ है। तो ये जब विकास की ओर जाते हैं तो शुद्ध पानी शुद्ध पेयजल की बात होना चाहिए। आवास की जो बात कर रहे हैं, हैजा की समस्या क्यों आती है, पीलिया की समस्या क्यों आती है, मलेरिया मच्छर मुक्ति की बात राज्य निर्माण के समय से चल रहा है, धूल और मच्छर प्रदूषण से मुक्ति। रोजगार की बात है, बड़ी संख्या में खनिज संसाधन से परिपूर्ण छत्तीसगढ़ में रोजगार है। स्थानीय युवाओं को कितना रोजगार मिलता है? एथेनॉल प्लांट आरंग में लगा हुआ है, स्थानीय लोगों में रोजगार की एक बड़ी समस्या वहां पे आ रही। तालाबों का शहर रायपुर कहलाता है, यहाँ पे 300 तालाब से आज 100 करीब तालाब है। इनके विकास के लिए बहुत राशि खर्च हुई है, स्मार्ट सिटी के माध्यम से खर्च हुए। सीसीटीवी कैमरा, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल कांग्रेस लगातार उठा रही है। सीसीटीवी कैमरा की स्थिति क्या है? आप लगाने के बाद उसकी मरम्मत करवा रहे हैं कि नहीं? रख रखाव की स्थिति महत्वपूर्ण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ रख रखाव एक महत्वपूर्ण बात है। और जो साफ सफाई की बात आ रही है, निश्चित रूप से लोगों में जागरूकता आई है। आज स्वच्छता को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जो एक संदेश, एक अभियान चला है, मुझे लगता है वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। लोग सूखा और गीला कचरा अलग अलग डाल रहे हैं और इससे बिजली पैदा करने की बात जो नगरीय निकाय सत्ताधारी करते रहे हैं, तो आने वाले समय में इस पर भी ध्यान रखना चाहिए कि जो कचरा है उसका अधिक से अधिक निष्पादन कर सके, उसका सदुपयोग कैसे कर सके, ये भी एक बड़ी बात है। और नदी में तालाब में जो गंदा पानी जा रहा है उसको रोकने की आवश्यकता है। जो निस्तारी तालाब है और मवेशियों को जो धोने की तालाब है, इसको भी अलग अलग कैसे किया जा सके। शर्मा जी शर्मा जी, एक हमारे दर्शकों को स्पष्ट कीजिएगा आपकी तरफ से, अगर कोई ऐसा आपको लगता है कि इस सवाल पर हम जा सकते हैं कि यह स्थानीय चुनाव होते हैं और स्थानीय चुनाव सबसे महत्व रखते हैं स्थानीय व्यक्ति की छवि पर, क्योंकि हमने पूरे छत्तीसगढ़ के सभी नगर पालिका नगर परिषदों में और नगर पंचायत क्षेत्र तक में हमने अपने रिपोर्टर्स भेजे थे और स्थानीय स्तर पर जो बातें आ रही थी, आपने कहा ये बहुत बड़ा बदलाव है कि सकारात्मक राजनीति में लोग उतरे हैं। तो क्या लगता है कि स्थानीय व्यक्ति की छवि इससे इस चुनाव में बहुत असर करती है? निश्चित रूप से ये वादों के साथ साथ राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी रहती है कि सही प्रत्याशी मैदान में उतारे। अब जब प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं तो उनकी छवि महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो वार्ड स्तर का जो प्रत्याशी होता है, दोनों ही दल के हो चाहे निर्दलीय हो, जनता उनके भली भांति वाकिफ होती है, उनके क्रियाकलाप को लेकर के, समाज सेवा को लेकर के और उनकी जो कार्य प्रणाली है, चरित्र को लेकर के, तमाम प्रकार के सब जो प्रत्याशी है, इसके आधार पर यदि सही प्रत्याशी राजनीतिक दल से नहीं आते हैं तब जाके निर्दलीय को चुन के आते। यदि बड़ी संख्या में निर्दलीय यदि जीत कर आ रहे हैं, अभी 32 निर्विरोध जीत चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में आने वाले समय में आप यदि सही प्रत्याशी नहीं देते हैं तो इस बार एक चीज और देखिए कि प्रत्यक्ष प्रणाली से जो महापौर अध्यक्ष का निर्वाचन हो रहा है, इसका तो एक प्लस पॉइंट तो यही कह सकते हैं कि जो निर्दलीय जीत के आएंगे उनको राजनीतिक दलों को लेने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि महापौर अध्यक्ष डायरेक्ट निर्वाचित होकर आएंगे। ये एक बड़ा परिवर्तन है कि लोग जो है राजनीतिक दल के प्रत्याशियों को मतदान करें या निर्दलीय को मतदान करें। एक स्वच्छ छवि के आपका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जनप्रतिनिधि की छवि एक महत्वपूर्ण मायने रखती है और इस ढंग से भी यहाँ के मतदाता इस बार को ध्यान रख रहे हैं, जिसके चलते हुए आप देखेंगे बड़े बड़े प्रत्याशी, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, मंत्री में मतलब मैदान में उतरे हैं। और मुख्यमंत्री के क्षेत्र में आप देखिए जिस तरह से कुनकुरी की बात आती है, वहां पे अभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन भूपेश बघेल मुख्यमंत्री स्वयं वहां पे मुख्यमंत्री की पत्नी जो सुपर सीएम तक कहलाती हैं, तो ये वहां पे सक्रिय हैं। पाटन में भूपेश बघेल के क्षेत्र, छोटे छोटे नगर पंचायत में भी आपको दिखेगा कि राजनीतिक दल कितने सक्रिय हैं, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा की दोनों की राजनीतिक स्थिति कहे तो छत्तीसगढ़ में ज्यादा अंतर नहीं है। जो बेहतर रहेगा वो आगे निकल जाएगा। और नगरीय निकाय में महत्वपूर्ण है कि सड़क, नाली, पानी, बिजली, जो मूलभूत सुविधाओं का जो वादा कर रहे हैं, अब रोजगार की बात आ रही है, वाईफाई की बात आ रही है, सड़कों की बात आ रही है, यातायात समस्या से निजात दिलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वे की बात कही जा रही है। ये लोगों में जागरूकता का है कि राजनीतिक दल जन भावनाओं के अनुरूप मुद्दों को लेकर जनता के बीच गए हैं, उसका परिणाम देखना है कि 15 तारीख को क्या आता है।
बिल्कुल, आप शर्मा जी मेरे साथ बने रहिए। हम कांग्रेस प्रवक्ता सत्य प्रकाश जी हमारे साथ हैं। सत्य प्रकाश जी, आपने अभी सुना के शर्मा सर ने जो बताया, ये बहुत अच्छी बात है कि सकारात्मक राजनीति हो रही है। ऐसा नहीं देखने में आया है कि आपके जो प्रत्याशी खड़े किए गए थे, जिस तरीके से पूरे चुनाव अभियान के दौरान देखा गया, आपके सारे नेता मैदान में उतरे हुए थे। क्या लगता है आपको कि किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना बहुत आवश्यक था और जो आपसे मिसिंग हुई है? देखिए पात्र जी, सबसे पहले तो मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से जनता से अपील जरूर करूंगा कि वो घर से निकले, मतदान अवश्य करें और सही को चुने। आपका दिल जिसको कहता है उसको चुने, और जो आपके विकास की बात करता हो, जो आपके उत्थान की बात करता हो, आपकी शिक्षा की बात करता हो, रोजगार की बात करता हो, उसको आप मतदान जरूर करें। पहली बात। दूसरी, देखिए आपने सवाल किया, ठीक है, हम विपक्ष में एक साल से ज्यादा की सरकार इनकी हो गई। मुद्दे की अगर मैं बात करूं तो हम तो विपक्ष के नाते है मुद्दे उठा रहे हैं। जनता खुद उसको महसूस करी कि मुद्दे क्या है। अपराध का मुद्दा जनता महसूस करती है। नहीं, सत्य प्रकाश जी, मैंने इसलिए पूछा है आपसे ये सवाल कि अभी तक महापौर कांग्रेस का था रायपुर में, और 1 साल पहले तक सरकार 5 साल तक भूपेश बघेल जी की थी। तो इसमें आप जिन मुद्दों को लेके गए हैं, उसमें आपको लगा होगा कि यार ये मिसिंग हो गई हमसे, ये और कर लेते तो ज्यादा बेहतर हो सकता था। नहीं, देखिए उपाध्याय, ये है, अभी तो ये समय नहीं है ये बताओ कि कुछ मिसिंग हुआ है कि नहीं है। वो तो परिणाम के बाद ही कोई राजनीतिक दल ये बैठक करती है, उस पर निष्कर्ष निकलता है कि हार क्यों हुई, जीत क्यों हुई। तो इसलिए हमने तो अपना पूरा जो भी होता है अपने पूरी क्षमता लगा दी है। हमारे सभी नेताओं ने लगा दी, कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, बूथ लेवल पे काम किया, पूरे वार्ड लेवल पे काम किया। तो हमने अपनी पूरी मेहनत लगा दी है। और हर मुद्दे आपको लगता है कि चुनाव के दौरान ही कौन नेतृत्व करेगा प्रदेश का, ये मुद्दा जरूरी था उठना क्या, कि अब सिंहदेव साहब के पास आएगा या भूपेश बघेल जी रहेंगे? ये चुनाव में कार्यकर्ता कंफ्यूज हुआ होगा ना, मैं उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करा रहा था। नहीं उपाध्याय जी, देखिए एक चीज बोलूं, मैं आपके ही चैनल पे उस दिन था डिबेट पे, तो मैंने ये बात बोला था कि ये देखिए, पहली बात तो देखिए नेताओं का बहुत बड़ी समस्या है। अब कोई मीडिया वाला सवाल कर दे, अगर जवाब नहीं देगा तो मीडिया वाले बोलेंगे भाई बात क्या है, चुपचाप चले गए। मतलब इसमें मीडिया की गलती है? नहीं उपाध्याय जी, मैं बता रहा हूँ, देखिए उन्होंने स्पष्ट तौर पे बोला कि आज राजनीति का विषय नहीं है, मगर फिर भी आपने सवाल के तो मैं जवाब दे रहा हूँ। उन्होंने स्पष्ट तौर पे बोला कि हम सबके नेतृत्व में जो हम अगला चुनाव लड़ेंगे, वो स्पष्ट है। वो हमारे देखिए अगर चिंता की बात है, आप मेरे साथ सवाल करेंगे तो मैं ये बोलूंगा, भाई भूपेश बघेल जी है, दीपक बैचन महंत है, रविंद्र चौबे है, टी सिंहदेव जी है, तमाम जितने बड़े नेता, मोहम्मद अकबर जी है, जितने तमाम बड़े नेता है उनके नेतृत्व हम चुनाव लड़ेंगे। तो उन्होंने भी यही बात बोली। बोला उससे कार्यकर्ता को नहीं मालूम, जो कार्यकर्ता देखता है कि हमारे नेता एकजुट हैं, हमारे नेता अगर हमारे लिए आ रहे हैं, ये क्योंकि जो चुनाव है कार्यकर्ता का है। पार्षद जो लड़ रहा है उसके लिए अगर दीपक बैच प्रचार करने आ रहा है तो उसको लगता है बड़ा नेता है, हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो मेरे को सम्मान दे रहा है। अगर भूपेश बघेल जी अगर जाते हैं पार्षद चुनाव के लिए, उसको प्रचार करें तो उसको एक सम्मान मिलता है। अगर टी सिंहदेव जी जा रहे हैं अपने क्षेत्र तो उसको एक सम्मान मिलता है। इसके तहत कार्यकर्ता भी बूस्ट होता है, कार्यकर्ता भी आगे आता है कि भाई हमारे नेता जब इतना कर सकते हैं कि पार्षद के चुनाव में वो मेरे प्रचार के लिए आ सकते हैं, तो हम एकजुट होकर अगला चुनाव लड़ेंगे। उस पर गलत क्या है? इससे बोल रहा हूँ कि देखिए वो पार्टी का विषय, मगर महत्वपूर्ण विषय क्या है, जैसे मैंने बोला कि आज जो मतदान हो रहा है, जनता ये देख रही है कि अगर हम अपने नगर निगम शहर की सरकार की बात करें, उसका काम भी देख रही है, इसमें कोई दोहरा नहीं, क्योंकि हम शहर सरकार में 15 साल से, और आपके यहाँ 1 साल से ज्यादा राज्य में सरकार है, उसका भी देख रही है। क्योंकि राज्य की सरकार की जो घोषणाएं थी उन्होंने हमको दिया है कि नहीं दिया। और सबसे महत्वपूर्ण देखिए 2-3 जो घोषणाएं राज्य सरकार की जो सीधे तौर पे, अगर मैं इस चुनाव की बात, उस चुनाव को प्रभावित करती है, जैसे कि महतारी वंदन की बात मैं करूँ, वो सीधे तौर पर प्रभावित करती है। नगर पंचायत चुनाव है, वो किसानों को सीधे तौर पर प्रभावित करती है कि हमको 3100 बोला, 2300 मिला कि नहीं मिला, वो सीधे तौर पर प्रभावित करने वाला वो मुद्दा है। जैसे मैंने महतारी वंदन की बात की, अपराध सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जनता को प्रभावित करता है कि मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ तो मैं सुरक्षित हूँ कि नहीं हूँ। फिर उससे महत्वपूर्ण बहन बेटियां ये देख रही है कि शराब की वजह से कितनी अपराध बढ़ रहे हैं, अब वो घर से निकलना दुश्वार हो चुका है। तो ये 2-3 मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे जनता को प्रभावित करता है, तो जनता उसके तहत अपना निष्कर्ष निकालती है कि हमको क्या करना है, किसको मत देना है, किसको नहीं देना। इसलिए हमने वही मुद्दे उठाए और जनता ने हमको बताया। लेकिन विपक्ष के नाते आपको मालूम है कि जनता विपक्ष के वहां ज्यादा जाती है कि हमको ये समस्या हो रही है, इसका निराकरण नहीं हो रहा है, सरकार ने हमको ये बोला था, हमको मिला नहीं है, आप विपक्ष के नाते हमारी आवाज उठाइए। क्योंकि आम जनता कभी भी आवाज उठाएगी, अगर 1 भी हो चाहे 10 भी हो, सरकार नहीं सुनेगी, मगर विपक्ष के नाते विपक्ष के पास आती है और मुद्दे बताती है कि हमारे साथ ये समस्या है, हमारी सुनिए। हमारी सरकार सुन नहीं रही है, सरकार ने हमको ये बोला था। तो विपक्ष के नाते हमारे पास जनता खुद आई है और वही मुद्दे हमने उठाए हैं। आपने देखिए हमने कोई भी मुद्दा इधर उधर नहीं किया। जो जनता सरोकार है, चाहे वो शिक्षा की बात की हो, चाहे अपराध की बात की हो, शराब पोचियों की बात की हो, ये तमाम मुद्दे, किसानों की बात कर ली जाए, महतारी वंदन की बात कर लिया हमने। नहीं सत्यप्रकाश जी, एक चीज सत्यप्रकाश जी मैं भाजपा के प्रवक्ता के पास जाऊं उसके पहले एक चीज जरूर आपसे पूछना चाहता हूं कि 15 साल से
नगर निगम में आपके बकौल आपने ही बताया है कि कांग्रेस रही है और 5 साल से कांग्रेस की सरकार थी। तो अगर नालियां नहीं हैं, लाइट नहीं है, सड़कें नहीं हैं स्थानीय पार्षदों की निष्क्रियता की वजह से, तो इसके लिए दोषी ये 1 साल में जो सरकार आई है ये हो जाती है क्या? देखिए उपाध्याय जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आपने बोला कि ये सब जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं पार्षद के काम है, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए जब छत्तीसगढ़ बना तो छत्तीसगढ़ बहुत पिछड़ा था, उसको आपको संवारने बनाने में थोड़ा समय लगेगा। आपको मैं बताना चाहूंगा, बताते हुए मुझे गर्व भी होता है कि जब हमारे शहर में सरकार थी, केंद्र सरकार से हमको स्वच्छ सर्वेक्षण में पुरस्कार मिले। केंद्र सरकार के तहत ही हम 2014-15 की बात करें, उस समय हम स्वच्छ सर्वेक्षण 8वें नंबर पे हमारा शहर था। तो हमने वो काम किए और इसमें कोई दायरा नहीं कि और आगे करने हैं। उसके तहत हमने अगर बात की जाए, हमने जोहान मार्केट बनाया। हमने अगर बात की जो कचरा को उठा, वो जो आज सुबह सुबह जनता को उठाया जाता है, कचरा वाला है, वो कहीं ना कहीं हमारी देनी है। तो आप घर घर पहुंच के जो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, तमाम चीजें जो है, जो सुविधा हमने दी, वो हमारी शहर सरकार ने दी। तो ऐसे तमाम काम हमने किए, इसमें कोई दौरा नहीं, और काम करने हैं। तालाबों का सुंदरीकरण हो, इससे बोलो और काम करने हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ बहुत पीछे था, इसमें कोई दो राय नहीं बोलने में। उसको हमने कहीं के थोड़ा आगे बढ़ाया है। इसलिए बोलो केंद्र सरकार अगर पुरस्कृत करती है, वो भी वो केंद्र सरकार जो हमारी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहूंगा, उसके तहत दिखता है कि हमने कुछ काम तो किया होगा, तभी हमको पुरस्कार मिले, और करना है। सत्यप्रकाश जी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी 2013 के 14 के पहले तक, तो वो कांग्रेस की दिग्विजय सिंह सरकार को, और यहाँ पे भी जो कांग्रेस की सरकार थी उनको भी पुरस्कार दिया करती थी उस समय। तो ये तो केंद्र की अपनी निष्पक्ष नीति है, केंद्र अपना करता है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्री बासु शर्मा जी के पास आना चाहता हूं। बासु जी, लगातार लोग वोटिंग कर रहे हैं और जैसा हमारे आदरणीय के शर्मा जी ने और सत्यप्रकाश जी ने भी अपील की है कि सब लोग मतदान करें, निकलें, आपको क्या लगता है किन मुद्दों पर जनता मैदान में उतर रही है? देखिए शिशिर जी, निश्चित तौर पे आपके चैनल के माध्यम से मैं भी जनता से अपील करना चाहता हूं, जो अभी तक मतदान नहीं किए हैं, पहले जाके मतदान करें, उसके बाद जलपान करें। पहले शहर को विकसित करने के लिए, नगर निगमों को विकसित करने के लिए, वार्डों को विकसित करने के लिए आपका मतदान बहुत बहुमूल्य है। देखिए शिशिर जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, किस मुद्दे पे मतदान होना चाहिए। मतदान होना चाहिए क्योंकि कांग्रेस के मेयर 15 साल इस रायपुर शहर में रहे और पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार भी रही और पूरे नगर निगमों में कांग्रेस का कब्जा रहा। मतदान इस पे होना चाहिए कि जो वादे इनके महापौरों ने किए थे वो धरातल पे उतरे कि नहीं उतरे। इन्होंने कहा था कि भाई हम आएंगे तो मच्छर मुक्त कर देंगे, हुआ क्या नहीं हुआ। इन्होंने कहा था हम ड्रेनेज सिस्टम को सुधार देंगे, हुआ कि नहीं हुआ। इन्होंने कहा था कि हम ट्रैफिक व्यवस्था को सुधार देंगे, हुआ कि नहीं हुआ। इनके समय में मैं तो सत्यप्रकाश जी से पूछता हूँ, अभी जवाहर मार्केट की बात वो कर रहे थे, वो किसके कार्यकाल में भूमि पूजन हुआ, थोड़ा सत्यप्रकाश जी बता दें। मैं तो सिंगल काम पूछ रहा हूँ सत्यप्रकाश जी से, अगर इनके मेयर ने रायपुर राजधानी के लिए किया हो जब इनकी सरकार थी, स्पष्ट कर दूं, जब भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे और महापौर आजाद डेबर जी थे, तो उनके कार्यकाल में एक उपलब्धि, अगर जिसका भूमि पूजन पूर्व मुख्यमंत्री ने किया हो और लोकार्पण पूर्व मुख्यमंत्री जी ने किया हो, एक सिंगल काम इस रायपुर शहर के लिए गिना देंगे तो मैं मान जाऊंगा। यह हाल सौतेला व्यवहार रायपुर के साथ, पूरे छत्तीसगढ़ के साथ नगरीय निकाय में हुआ। नगरीय निकाय में पैसे तक दिन नहीं देती थी सरकार, लोग तनख्वाह बांटने के लिए नगरीय निकाय में पैसे नहीं होते थे। आज भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, अपने विकास के मॉडल पर चुनाव लड़ रही है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार ने इस 1 साल में छत्तीसगढ़ को तेजी से विकसित की ओर ले गया। जैसे अभी सत्यप्रकाश जी के शर्मा जी कह रहे थे, 81,000 करोड़ रुपए जब महिलाओं के खाते में जाते हैं तो वो महिला खुश होती है, महिला सशक्तिकरण की बात होती है। जब हम 3100 रुपए किसानों को देते हैं तो किसान खुश होता है, किसान सशक्तिकरण होता है। हम युवाओं की बात करते हैं, हमने युवाओं के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किया। 20,000 करोड़ के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर काम इस 1 साल में स्वीकृत हुए हैं, 4 फ्लाईओवर रायपुर में स्वीकृत हुए हैं। तो ये विकास की बात करें ना, आप शिशिर जी, आपने इनसे पूछा कि आप बताइए कि आपके 15 साल की उपलब्धि क्या है, आपके समय में क्या हुआ। इन्हें बताने का कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी पे आ जाते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है, जनता को बता भी रहे कि हमने 1 साल में क्या किया, लेकिन बताना आपको है, जवाबदेही आपकी है, क्योंकि सरकार आपकी नगरीय निकाय में थी। आपने इस शहर के लिए क्या किया, छत्तीसगढ़ के लिए क्या किया, ये आपके कांग्रेस को बताना पड़ेगा। दूसरी बात, आपने महत्वपूर्ण बात इनसे पूछी, इनके यहाँ गुटबाजी चरम सीमा में। कल आप एक और टीवी चैनलों में चल रहा था, इनके पूर्व महापौर प्रत्याशी खुद ही कह रहे हैं कि पार्टी मेरे को प्रचार से दूर रख रही है। अब या तो पार्टी यह समझ रही है कि इनको प्रचार में ले जाएंगे तो हमारा वोट कट जाएगा, इसलिए उनको प्रचार में नहीं ले जा रही है, या तो कुछ कारण और भी हो सकते हैं जो कांग्रेस पार्टी समझती है। लेकिन पूर्व महापौर का दर्द लग रहा है कि उनको कोई पूछ नहीं रहा है। अगर आप इतना ही उनकी तारीफ कर रहे हैं तो उनको प्रचार में उतारना था।
एक भी जगह वो प्रचार में दिखे नहीं। अभी जो महापौर के प्रत्याशी है वो उनका फोटो नहीं लगा रहे हैं, यानी उन्होंने कुछ काम किया कि नहीं किया। यानी आप इतना डर रहे हैं कि उनका फोटो लगाने से भी जनता नाराज हो जाएगी, तो ये आप समझ सकते हैं कि पिछले 5 साल में रायपुर में क्या काम हुआ। तो यही हालत कांग्रेस ने करके रखी हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार नक्सल नीति हो, चाहे हम नियर नीलनार योजना से नक्सल गांव में पहुंच रहे हैं, बहुत सारी उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी की है। इस 1 साल की सरकार में अनेकों काम हुए जो पिछले 5 साल में रुके थे। ये तो बोलते थे हम आएंगे 5 साल में, तात्यापारा से एक फुल चौक तक चौड़ीकरण हो रहा है। आज तक 5 साल में खाली राजनीति करते रहे, कभी उसका पैसा पास हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उसका पैसा पास हुआ और हम रायपुर के घोषणा पत्र में ये वादा किए हैं कि हमारी महापौर बनते साथ इस 6 महीने के समय सीमा में हम इसको पूर्ण करेंगे। ये जब वादा है, जब करना है, जो भारतीय जनता पार्टी इसलिए कहती कि मोदी की गारंटी और विष्णु का सुशासन है जो छत्तीसगढ़ में चल रहा है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी बोलती है वो करके दिखाती है। बिल्कुल बासु जी, अगर भारतीय जनता पार्टी ने प्रॉमिस किया है और जिस तरीके से सत्यप्रकाश जी आरोप लगा रहे हैं, अभी के शर्मा जी ने भी बहुत सारी मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया था कि ये बहुत मूलभूत ज़रूरतें हैं आम आदमी की, चाहे कोई भी जो उनकी ज़रूरतें होती हैं और वो अपेक्षा यही करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ कांग्रेस की है और प्रदेश में भाजपा की सरकार है या केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो इसमें पिसे आम जनता क्यों? क्योंकि उसने तो वोट दिया है और चुना है अपने विकास के लिए। देखिए, जिसे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने किया, जब मैंने वही पूछा ना कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री और कांग्रेस का महापौर था तो नगरीय निकाय को कितना पैसा देते थे, मैं आपको 1 साल का बता देता हूँ। इस 1 साल में न हम किसी भी सरकार, जहां कांग्रेस की हो और किसी अन्य दल की सरकार, कभी भेदभाव से भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती है। इस 1 साल में 7300 करोड़ रुपए इस नगरीय निकाय को हमारी सरकारों ने दिया है। एक नालंदा परिसर रायपुर में था और पूरे जगह महापौर कांग्रेस के हैं, उसके बाद भी 22 नालंदा परिसर का भूमि पूजन किया गया। तो ये दिखाता है कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। कांग्रेस सरकार अपने ही महापौरों को फंड नहीं देती थी और वार्डों में विकास नहीं होता था। ये हमेशा एक ही काम हुआ, भ्रष्टाचार। इस स्मार्ट सिटी पैसे का दुरुपयोग हुआ। बूढ़ा तालाब में आज तक 2 करोड़ का फव्वारा लगा और आज तक वो चालू नहीं हुआ। तो ये सब जनता ने देखा है। आपने स्मार्ट सिटी के तहत चौक चौराहों को सौंदर्यीकरण किया, आपके वरिष्ठ नेता उसको मेंटेनेंस तक आप नहीं कर पा रहे थे। मरीन ड्राइव भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, वहां फ्री वाईफाई की सुविधा थी, फ्लैग लगा हुआ था, देश का झंडा आन बान शान, उसको तक मेंटेन कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई। तो ये जनता देखती है कि कौन सी काम करने वाली सरकार है, कौन सी केवल भ्रष्टाचार में लगी सरकार है। ये जनता के सामने स्पष्ट है। और सत्यप्रकाश जी बिल्कुल सही कह रहे थे, जनता के पास एनालिसिस करने का अवसर है। उनके 15 साल के महापौर का कार्यकाल और भारतीय जनता पार्टी के अब 1 साल के बाद जो रायपुर में दिखा है, निश्चित तौर पर जनता एनालिसिस करेगी और सही मतदान करेगी। बिल्कुल बासु जी, आप जो कह रहे हैं, मैं वरिष्ठ पत्रकार श्री के शर्मा जी के पास आना चाहता हूं। सर, आपने दोनों लोगों को सुना, सत्यप्रकाश जी और बासु जी को, लेकिन मेरा वही सवाल था कि अगर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राज्य में कांग्रेस की है, या राज्य में कांग्रेस की और नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की आ जाती है, तो इसमें आम जनता क्यों पिसती है और क्या कारण होता है कि वो अपनी जो मूलभूत जरूरतें उससे दूर रहती है इनकी आपसी लड़ाई में? निश्चित रूप से ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार के लिए किसी एक चुनाव होने के बाद किसी भी जनप्रतिनिधि की बात करें या सरकार की कहें, सभी मतदाताओं को, इसीलिए गोपनीय मतदान की बात कही जाती है कि हम प्रत्येक मतदाताओं को समान महत्व दें। आप कार्यकर्ता बना ले 60 लाख, उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके लिए यहाँ पे जो 2.5 करोड़ लोग हैं, सभी आपके विकास के लिए बराबर हकदार है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अभी जो 2-3 बातें हुई उसमें एक चीज और एक स्पष्ट कर दूं कि 7300 करोड़ रुपए की बात कही जा रही 14 महीने में, लेकिन नगरीय निकाय का जो बजट है वो 6100 करोड़ का है। 6044 करोड़ का इनका बजट है नगरीय निकाय का। एक्स्ट्रा यदि है तो हो सकता है स्मार्ट सिटी की 1200 करोड़ को जोड़ के बात कर रहे हो, लेकिन स्मार्ट सिटी का पैसा जब अब समाप्त होने वाला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, तब आपके पास इन स्वायत्तशासी संस्थाओं के लिए राजस्व की कैसे व्यवस्था करेंगे। जिस तरह से आप विभिन्न प्रकार के करों में छूट की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, राज्य सरकार के पास बजट आप देखिए 6000 करोड़ सीमित है। इसी में से ही आपको विकास करना है। लोगों की विकास की भूख बहुत ज्यादा है। जिस तरह से सभी बातें आ रही, सुरक्षा की बात आ रही है, तो सुरक्षा में नगर निगम स्थानीय निकाय का नहीं, ये राज्य सरकार का विषय है। पुलिस राज्य सरकार के पास है। नगरीय निकाय में आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरा लगाने के बाद जो चौक चौराहा में हो रही है वो कितना लग पाया है, इसके साथ ही लगा है स्मार्ट सिटी के पैसे से तो कितने चालू हैं, उनकी मरम्मत हो रही है कि नहीं हो रही है, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी चीज है, तालाबों में जो आप गंदा पानी डाल रहे हैं,
इसको रोकने के लिए एसटीपी क्या हर जगह हर तालाब में आप एसटीपी लगाने की स्थिति में है? नदियों में जो गंदा पानी जा रहा है, राजिम जैसे त्रिवेणी में अभी महाकुंभ होने वाला है, राजिम का गंदा पानी नदी में आ रहा है, उसको रोकने की बात आ रही है। तीसरी चीज आती है एजाज ढेबर को लेकर भाजपा लगातार आक्रामक रही है, लेकिन सेंटर में रही है। कहा जब भूपेश बघेल की बात करें या एजाज ढेबर, भाजपा के जो आरोप के केंद्र में है ये दोनों नेता रहे। अब एजाज ढेबर को किनारे करने से कांग्रेस ने क्या ये ध्रुवीकरण भाजपा की जो राजनीति थे उसको कहीं न कहीं चोट पहुंचा दिया है। जिस तरह से एजाज ढेबर का बयान आ रहा है कि मुझे मुस्लिम होने के कारण अलग कर दिया गया, लेकिन 5 साल का जो विकास कार्य है, आपको एजाज ढेबर के कार्यकाल में जो विकास काम हुए वो भी कम नहीं है। बताने लायक तो है कि आप बता सकते हैं कि हमारे महापौर रहते हुए ये काम हुआ है। यदि एजाज ढेबर को किनारे करना था, प्रमोद दुबे एक डिप्टी प्रमोद दुबे जी के भाभी को यदि चुनाव लड़ाना था, तो आप प्रमोद दुबे को बीच में महापौर बना सकते, तो पार्षदों द्वारा चयनित था, वो बहुमत आपका था। तीसरी चीज चरणदास महन के बयान को लेकर जो बात आ रही है, वो अंबिकापुर में टीएसटी थे, कोई संभाग स्तरीय नेता नहीं है, और संचार माध्यम इतना है तेज है कि आप किसी गांव में भी कोई बात कर रहे हैं तो पूरा देश जान जाएगा कि आपने क्या बयान दिया है। पहले की स्थिति नहीं है कि आप एक जनसभा में एक बात करें, दूसरी जनसभा में दूसरी की बात कर दें। आज स्थिति बदल चुकी है। ऐसी स्थिति में आप दीपक बैस के लिए बस्तर में बात कर दें या भूपेश बघेल के लिए दुर्ग में बात कर ले, कोरबा में चरणदास महन के लिए बात कर ले, ये स्थिति नहीं है। अब आपको जो बात करना है तो इसकी कितना असर होगा, मुझे लगता है कि कांग्रेस यदि इस चुनाव में कहीं भी नुकसान होता है तो ये एक बड़ा चर्चा का विषय रहेगा कि चुनाव के दौरान आपने इस विषय को छेड़ा, तो क्या इसकी आवश्यकता थी क्या? यस बिल्कुल सही। मैंने सत्यप्रकाश जी से पूछा था। एक सवाल सर आपसे और कि क्या ये जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, और अभी हम 10 नगर निगम और 49 नगर पालिकाएं और 100 कुछ नगर परिषद पंचायत हैं, इनमें जो चुनाव होता है तो इससे बजट, केंद्र का भी बहुत सारा बजट आता है, केंद्र सरकार भी शहरी विकास के लिए कुछ बजट देती है, जैसा आपने स्मार्ट सिटी के लिए किया। क्या कोई जिम्मेदारी निर्धारित होना चाहिए सर इसमें? क्योंकि कैमरे में गया, मैंने यहाँ पे कई जगह देखा, कैमरे सिक्योरिटी में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में लगा दिए गए, उनकी निगरानी का कोई प्रावधान नहीं है, बाहर लटक रहा है, बहुत सारी जगह इतनी अव्यवस्था देखी गई। तो क्या आपको लगता है कि इसमें पैसा खर्च करने के साथ साथ उसकी सुनिश्चित की जाए कि किसकी जिम्मेदारी जो इसको मेंटेन करे? निश्चित रूप से नगरीय निकाय के जो विकास काम हो रहे हैं, आधारभूत संरचना विकास की बात करें, बूढ़ा तालाब का सौंदर्यीकरण की बात, और उसमें पैसा बहुत ज्यादा लगने की बात या भ्रष्टाचार के आरोप की बात, ये लंबे समय से चला आ रहा है। जब 400 करोड़ रुपए जब तरुण चटर्जी महापौर थे यहाँ, तब की बात कर रहा हूँ, उस समय से लेकर लगातार यहाँ विकास की बात होती। कभी नगर निगम एजेंसी बन जाता है, कभी पर्यटन को विभाग को एजेंसी बना दिया जाता है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद जो आप देना चाहते हैं जनता को, क्या वो सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं? और जो स्मार्ट सिटी के माध्यम से भी जो राशि खर्च हुई है, मान लीजिए मल्टी लेवल पार्किंग हुआ, आप उसको फ्री करने के जगह में कुछ शुल्क ले सकते हैं। क्या आपको राजस्व भी बढ़ाना है, मेंटेनेंस भी करना है, तो आप जनता को डायरेक्ट बेनिफिट के लाभ देने के नाम से यदि अपना राजस्व नहीं बढ़ाएंगे तो आपको निश्चित रूप से एक विकास की जो धारा होनी चाहिए उसमें कहीं न कहीं बाधा होती है। स्वायत्त शासी संस्थाएं, मैं फिर से कहता हूं, अपने स्वयं के इनकम आप सोर्स बढ़ाने की आवश्यकता है। आज लोगों को आप संपत्ति कर बढ़ाने की बात नहीं कर सकते, बल्कि आधा करने की बात होती है, छूट देने की बात होती है। ऐसी स्थिति में स्वयं का भैंसस्थान रायपुर का प्रोजेक्ट राज्य निर्माण के समय से बंद पड़ा हुआ है, उसको आप कैसे आगे बढ़ाएं? गोल बाजार की बात आती है, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती है, मोनो रेल चलाने की बात होती है रायपुर में, इस प्रकार से जो 100 इलेक्ट्रिक बस चलाने की बात होती है, जो सपने आप दिखा रहे हैं, जो नया रायपुर में विकास हुआ है, आप पुराने रायपुर को तमाम सुविधाएं कब उपलब्ध कराएंगे? ये एक बड़ा सवाल जनता के बीच है, और जनता सब कुछ सोच समझ के मुझे लगता है कि मतदान करेगी, और विकास के नाम पर, और प्रत्याशी जो आपने पहले ही कहा कि वो एक महत्वपूर्ण भूमिका में तो रहेंगे। जी, अगर प्रत्याशी की छवि मायने रखती है और केंद्र और राज्य सरकार और स्थानीय सरकार की जिम्मेदारी भी निर्धारित करती है, मुझे लगता है कि एक हमारे दर्शकों को आपकी तरफ से ये पक्ष भी आना चाहिए कि क्या आम आदमी आज जिस परिस्थिति में चुनाव में वोट करने जाता है और बड़ी उम्मीदें पालता है,
और उन उम्मीदों को जब पूरा होते नहीं देखता है, चाहे ढेबर साहब हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, तो उसके मन में एक आक्रोश होता है। इस समय जिस तरीके से लोग लाइन लगाए हुए हैं, जिस तरीके से हमने अभी अपने दर्शकों को दिखाया कि लोग सुबह 7 बजे से लगातार भीड़ उमड़ रही है काफ़ी पोलिंगों पर, तो क्या आपको लगता है कि सरकार से उम्मीद है कि अगर हम अपनी नगर पालिका में एक अच्छा प्रतिनिधि चुनेंगे, अपना पार्षद चुनेंगे, तो विकास की नई राह खुलेगी? देखिए शिशिर जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि जो नगरीय निकाय चुनाव है वो दलगत राजनीति के आधार पर हो रहा है, और छत्तीसगढ़ में 2 ही कांग्रेस और भाजपा महत्वपूर्ण राजनीतिक दल हैं। इनकी जिम्मेदारी होती है अब जन भावनाओं के अनुरूप प्रत्याशी मैदान में उतारे, क्योंकि लोग ऐसे भी हैं जो मोदी के नाम पर वोट देते हैं, अटल के नाम पर वोट, अभी आप घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं उनके नाम पर वोट मिलता है, भूपेश बघेल के नाम पर, कहीं अंबिकापुर में यदि आप टीएस सिंहदेव के नाम से वोट मांग रहे हैं, तो ये तमाम प्रकार की जो बातें हैं, तो आप जो प्रत्याशी महत्वपूर्ण तो है ही है, विकास की जो बातें आ रही, जो आपने कहा कि आक्रोश की बात, इसी आक्रोश की बात कांग्रेस कर रही है। क्या जनता में इतना आक्रोश है कानून व्यवस्था को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, या पुराने भ्रष्टाचार में जो कार्रवाई हो रही है नेताओं पर वो कहीं गलत है? ये तमाम प्रकार की बातें हैं। विधानसभा में भी भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा था, और जीरो टॉलरेंस की जो बात भाजपा कर रही है वो कितना सही है कि राजनीतिक द्वेषवश हो रहा है। ये जनता भली भांति सब कुछ समझ करके मुझे लगता है मतदान करेगी। क्या जनता में इतना आक्रोश है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार होते हुए, केंद्र में भाजपा की सरकार होते हुए स्थानीय निकाय में बड़ी संख्या में कांग्रेस के पार्षदों, महापौर और अध्यक्षों फिर से सत्ता सौंप दे? ये एक देखने वाली बात रहेगी, इंतजार करना हो। बिल्कुल, ये परिणाम जब आएगा वो सारी स्थिति स्पष्ट होगी। मैं आपके पास आऊँगा शर्मा सर, मैं सत्यप्रकाश जी के पास आना चाहता हूँ। सत्यप्रकाश जी, जैसा अभी शर्मा जी ने, बासु शर्मा जी ने आरोप लगाया है कि आपके यहाँ स्थानीय स्तर पर जो राजनीति हो रही थी, जो गुटबाजी थी, और जिस तरीके से आपने अपने महापौर को पीछे कर दिया गया, उनको ऐसे बयान भी उनके सामने आए हैं, तो क्या आप लगता है कि इससे बहुत फर्क पड़ेगा और इसमें मंथन करना चाहिए था, क्योंकि ये बड़ी गलती है? देखिए, मैं आज लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, लोकतंत्र का त्योहार चल रहा है, मैं नहीं चाह रहा था कोई राजनीतिक बात करूं जी, इसलिए मैंने कोई राजनीतिक बात नहीं की। मगर वासु शर्मा जी या पूरी बीजेपी इस दिन को भी नहीं छोड़ती, मगर वासु शर्मा जी ने बोल दिया है और आपने सवाल कर लिया, तो मैं कुछ बातें बोलना चाहता हूँ। ठीक है, अभी आपने बोला एजाज ढेबर जी, जैसे के शर्मा जी ने बोला, एजाज ढेबर जी के कार्यकाल में बहुत सारे विकास के काम जी कहा है। बिल्कुल, एजाज ढेबर जी के समय में विकास कार्य का शर्मा जी ने जो बात रखी है, मुझे ऐसा लगता है कि विकास कार्य हुए तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनको जनता तक पहुंचाने में, क्योंकि ये प्रत्याशी की व्यक्तिगत छवि प्रभावित होती है, और इन चुनाव में प्रत्याशी व्यक्तिगत रूप से ज़्यादा अपने, कौन उनका पार्षद होगा, कौन उनका महापौर होगा, कौन उनका नगरपालिका अध्यक्ष होगा, यह मायने रखता है। और अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो उसमें स्थानीय व्यक्ति की छवि बहुत मायने रखती है। बासु जी, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से अभी कहा है इन्होंने, जैसा ये कह रहे हैं कि मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन बोलना पड़ रहा है मुझे? अब शिशिर जी बोलना कहाँ से आएंगे? उनके महापौर खुद कह रहे हैं, कांग्रेस के ही नेता है, अगर वो कह रहे हैं तो आप कहाँ से बोलेंगे? वो तो हम ही बताएंगे ना कि ऐसी सी बात है भाई, कि आपके महापौर को आप चुनाव प्रचार से दूर रख रहे हो, ये थोड़ी बताएंगे कांग्रेस वाले। देखिए, दिक्कत यहाँ पे है, मैंने फिर से वही बात कह रहा हूँ शिशिर जी, मैंने तो पूछा ना, आप बताइए ना भाई कि आपके मुख्यमंत्री कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के महापौर थे, कोई उपलब्धि हो तो बताइए, तो जनता भी तो सुनना चाहती है। आप आरोप पत्र लेके आते हैं, आरोप पत्र किसके खिलाफ? जबकि सत्ता आपकी है, नगरीय निकाय में सत्ता आपकी है, तो आरोप पत्र किसके खिलाफ ला रहे हैं? जनता ये भी देख रही है, आरोप पत्र आप उन्हीं के खिलाफ ला रहे हैं क्योंकि उन्होंने काम किया। और भ्रष्टाचार निश्चित रूप से बड़ा मुद्दा है शिशिर जी। इनके कार्यकाल में ऐसे ऐसे उदाहरण है, एक दो उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पर जब डिवाइडर का निर्माण किया गया, वीआईपी रोड से तेली बांधा तक डिवाइडर का निर्माण किया गया 20 करोड़ की लागत से। वो पता है शिशिर जी, डिवाइडर पहले बन गया, उसके बाद 2-2 करोड़ की निविदा निकाली गई पेपर में। ये ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है। न फाफाडी चौक का उदाहरण ले लीजिए, न चौक का सौंदर्य, नमस्ते चौक का सौंदर्यीकरण हो गया, उसके बाद पेपर में टेंडर जारी होता है। तो जनता भी देखती है किस पर खुलेआम भ्रष्टाचार जो देखा है जनता ने, वो सबके सामने है। और बूढ़ा तालाब तो जीता जागता उदाहरण है। ऐसा भ्रष्टाचार, ऐसा लूट वहां पर कांग्रेस के महापौर और उनके नेताओं ने मचाया कि किसी छुपा नहीं है जनता में। और इनको काम करना, तो मैं तो पूछा ना, मच्छर मुक्त हुआ कैसे है, और ट्रैफिक व्यवस्था की सुधरी क्या? एक भी अगर नया रोड कोई निर्माण किया हो कांग्रेस की सरकार ने, बता दे। ट्रैफिक की व्यवस्था सुधरी क्या? अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम सुधारना था, हुआ क्या? और तालाबों का सौंदर्यीकरण करना था, हुआ क्या? इन्हें कुछ भी नहीं है। ये कहते हैं कि हम
सरकार में हमारी सरकार में जन्म मृत्यु और सारे मामले हम घर जाके बनाते थे। आपने चालू जरूर किया, लेकिन वो कितने सफल हुआ ये सबसे बड़ा सवाल है। आपके महापौर थे तो वो घर जा जाके वार्डों में तुम्हार सरकार तुम्हार द्वार जाते थे, लेकिन जनता का हजारों लाखों आवेदन आपको मिले, कितनों का निराकरण हुआ? एक आध डेटा आप रख देते तो समझ आता जनता को कि हमने इतने का काम, हमारे पास आवेदन आए तो हमने इतने का काम कर दिया। तो ये बताने के है उसमें नहीं है, क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी ने इस 1 साल में काम किया। शिशिर जी, हमने कहा था मतारी वंदन योजना में 1,000 रुपये महीना देंगे, हम महिलाओं के खाते में जा रहा है। हमने कहा था हम दाम किसानों से समर्थन 3100 रुपये में कह देंगे, हमने खरीद रहे हैं। हमने कहा था तेंदुपत्ता में 5500 प्रति मानक बोरे की दर से खरीदी करेंगे, ये हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हो रहे हैं। हमने कहा था पीएससी घोटाले में सीबीआई जांच कराएंगे, जो छात्रों के साथ कांग्रेस सरकार में इतना दुर्भाग्यपूर्ण रवैया हुआ उसका सीबीआई जांच कराएंगे, उसके हुए। जितने भी पाप पुराने भ्रष्टाचार हैं, आज सभी अधिकारी से लेकर नेता, पूर्व में कवासी लखमा भी शराब घोटाले में अभी जेल में है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस में काम करती है। अगर किसी ने भी छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा लूटा है, उसे पाई ये सरकार वसूल करेगी और उसको सही जगह पर भेजने का काम करेगी। बासु जी, एक सवाल और कि अगर इस छत्तीसगढ़ राज्य में 10 नगर निगम हैं और 49 नगर पालिका हैं, 114 नगर परिषद हैं, इनमें डेवलपमेंट में, जैसे अभी शर्मा सर ने कहा कि डेवलपमेंट के लिए पैसा 6,000 करोड़ रुपए के आसपास का बजट होता है, और उसके साथ कुछ अन्य योजनाओं का, चाहे स्मार्ट सिटी हो या दूसरी अन्य योजनाओं का। तो इसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि डेवलपमेंट की भूख आम जनता में बहुत ज़्यादा है। और क्या केंद्र और राज्य सरकार मिलके, क्योंकि एक ये बिल्कुल फ्री बांट देना, आपको हम ये माफ़ कर देंगे, ये अब धीरे धीरे विश्व के कुछ देशों में ये फ्री वाला कल्चर उस देश को बर्बाद करने की स्थिति में पहुंच गया। तो क्या आपको लगता है कि ये अब इससे परे होना चाहिए कि डेवलपमेंट के लिए टैक्स लिया जाए और टैक्स लेके आम जनता को सुविधा उपलब्ध कराई जाए? निश्चित तौर पे जी, इस ओर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ध्यान दे रही है, और निश्चित रूप से बजट की भी आगे बात हो। बजट जैसा 6,000 करोड़ की बात कही के शर्मा जी ने, निश्चित तौर पे उसकी भी चिंता की जाएगी। विकास कहीं पर ना रुके, इसकी भी चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। केंद्र सरकार की भी मदद, रायपुर स्मार्ट सिटी प्लान मिलती है, अनेकों मदों के पैसे भी नगर निगमों को मिलते हैं। लेकिन काम करने की नीयत होती है। अगर काम करने की नीयत है तो सरकारें व्यवस्था करती है, फंडिंग होती है और निश्चित रूप से काम होता है। अगर काम करने की नीयत ना हो तो पैसा होने के बाद भी, जैसे पिछले 5 साल में हुआ, उसके बाद भी काम छत्तीसगढ़ के अंदर नहीं हुए। उपलब्धियां नहीं है बताने के लिए। कांग्रेस के पास यही दिक्कत है कि वो बता नहीं पा रहे हैं कि हमारे महापौरों ने क्या किया, इसीलिए उनको पीछे रखा जा रहा है। कारण यही है कि उन्होंने कुछ काम किया नहीं, इसलिए उनको पीछे रखा जा रहा है। अभी सत्य प्रकाश जी कह रहे थे, वही मैं आप फिर से वही बात आ गई कि सत्य प्रकाश जी फिर से जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश जी कह रहे थे मैं राजनीति नहीं करना चाहता इस वजह में। आप राजनीति क्या, आप पूरी राजनीतिक बात कर दी है, आप बोलते मैं राजनीति नहीं करना चाहता। आप राजनीतिक डिबेट में बैठे हो, राजनीति की बात कैसे नहीं करोगे भैया? और राजनीति की बात मैंने क्या कही, मैंने तो इतना ही कहा कि आपके महापौर बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आपके महापौर कह रहे हैं कि मैं मुस्लिम होने के कारण मेरे को प्रचार से दूर रखा गया। क्यों रखा गया भाई? आप तो बड़े तुष्टिकरण की राजनीति खुल के करते हो। आज क्या हो गया कि उनको आप प्रचार से दूर रखे हो? क्या उनके पास काम पिछले 5 साल में रायपुर में कुछ काम नहीं हुए उनके नेतृत्व में, इसलिए दूर रखे हो? क्या और कोई कारण? ये सत्य प्रकाश जी पूरा बता पाएंगे। बिल्कुल। सत्य प्रकाश जी, आपने सुना क्या बासु जी की बात? जी आप बताइए। जी उपाध्याय, देखिए अब मैं बोलना चाहूंगा, इन्होंने अभी बात की, हमने दिए, मैं थोड़ा सा इनके जवाब दे देता हूँ। मतारी बंदर सनी लियोनी को मिल रहा था शायद, ये शायद भूल गए, और चुनाव प्रचार के दौरान ढिढोरा पीट रहे थे। मुख्यमंत्री को धर्मपत्नी को देंगे हम, कलेक्टर की धर्मपत्नी को देंगे हम, कोई अधिकारी की भी धर्मपत्नी को देंगे हम। जब सरकार बनती है तो 21 साल की एज लगा देते, और जबकि एक संविधान हमको हक देता है 18 साल की शादी की उम्र है, मगर 21 साल ले आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण आज है, उसके बाद आप पत्रकार की मौत, आप बोलते हैं अपराध मुक्त छत्तीसगढ़ बनाएगा, भ्रष्टाचार उजागर करने मौत हो जाती है। छत्तीसगढ़ में रायपुर राजधानी मोवा ब्रिज का क्या हालत हुआ? इनके खुद के पीडब्ल्यू मंत्री जाते हैं, जूता से ऐसे रगड़ते हैं तो पूरा डाबर ऊपर आ जाता है। तो इनका भ्रष्टाचार पोल ये सामने दिखा, इतने मूर्त खड़ी करती, स्काई मूर्त है इनकी भ्रष्टाचार की पोल खोलता है। और आज किसानों की बार झूठ की तरह से बोल रहे हैं, इनके मुख्यमंत्री खुद बोल रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि बकाया पैसा देंगे, बकाया पैसा देंगे। अभी हम 2300 दे रहे हैं और ये फिर यहाँ बैठ के झूठ बोल रहे हैं कि 3100 मिल रहा है, 3100 मिल रहा है। तो किसान आज अलग बारदाने के लिए भटक रहा है। 3 लाख किसानों का अभी तक धान बेचा नहीं गया, खरीदा नहीं गया। तो ये दिखता है कि आपने बोला क्या मिला क्या? 500 रुपए सिलेंडर अभी तक मिला है, ये पूछिए इनसे। रोजगार 20,000 प्रतिवर्ष रोजगार की बात थी, उसका क्या हुआ? आरक्षक भर्ती में घोटाला, एक आरक्षक की मौत हो जाती है, उसकी बात हम कर लिए। लोहारडी में एक घर के अंदर जिंदा जला दिया जाता है, बड़ौदा में ऐसी घटना हो जाती है जो पूरे देश में कभी नहीं हुआ। सूरजपुर में खुला जो एक अपराधी है जिसको जिला बदर की सजा मिली है, वो आपके शासनकाल में जिले में घूम रहा है, वो हत्या कर देता है, पुलिस वाले के परिवार वालों की हत्या कर देता है। तो आपके 1 साल के शासनकाल सबसे महत्वपूर्ण शराब कोचे से परेशान होकर इनके कार्यकर्ता ने आत्महत्या कर लिया था।
ये दिखता है कि इनके शराब कोशियों से इनके कार्यकर्ता खुद परेशान थे और सरकार अपने कार्यकर्ता को नहीं बचा पा रही थी, उन्हें उसने आत्महत्या कर दी। हम उसके लिए आवाज उठा रहे हैं कि आप इंसाफ दीजिए। वहां पे भी देख लीजिए आप, तो आपने बोला क्या, मिला क्या? अभी तो तमाम ऐसी चीजें हैं। और सबसे महत्वपूर्ण देखिए, इन्होंने जो जो चीजें बोली थी, जो 1-1.5 महीने की बात थी, 100 दिन के अंदर अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का वादा इन्होंने किया था। लगता है इनके बीजेपी कार्यालय में कैलेंडर अभी तक खड़ा है जिसमें 100 दिन हुआ नहीं है। 60 दिन के अंदर धर्मांतरण कानून बना देंगे, खाका हमारे पास यार है, वो कैलेंडर अभी तक 60 दिन हुआ नहीं है। तो ये दिखता है ना। अरे हमारी अगर बात करें, अपने प्रदेश अध्यक्ष इनके किरण सिंह देव, उनके भतीजे छोड़ के चले गए। कहाँ गुटबाजी है? इनका तो कार्यालय जला दिया गया। हमारे छत्तीसगढ़ में एक भी कार्यालय जलाओ तो बता दीजिए आप। इतनी तोड़ फोड़ कार्यालय जला दी, इससे ज्यादा गुटबाजी क्या होगी? बृजमोहन अग्रवाल जी, ओपी चौधरी का बंद कमरे में क्या हुआ था? चुप हो जाओ, क्या क्या बोला था सबको मालूम है। वो कुछ अखबार में सुर्खियां बनी थी। आपके मुख्यमंत्री जी को कितने लोग पूछ रहे हैं? ये पूछिए आप कहाँ लेके जा रहे हैं? नामांकन में लेके नहीं जाते, आखिरी दिन लेके आते हैं जबरदस्ती। भाई मुख्यमंत्री को थोड़ा ले जाया जाता है, आदिवासी है इसलिए उनको किनारा लगाया जाता है। सिर्फ अडानी की सुनी जा रही है। इसलिए बोल रहा हूँ, 1 साल के अंदर अगर मैं बात करूं, एनसीआर की डाटा की बात करो, एनसीआर की डाटा बता रही है कि 1 साल के अंदर अपराध बढ़ गया। हमारी अगर बात करूं, मैं शहर सरकार से लेकर मैं राज्य सरकार की बात कर दूं, उपाध्याय जी का चुनाव हार जीत का मतलब ये नहीं होता है कि आपने काम नहीं किया। 45 लाख लोग अगर गरीब रेखा से ऊपर आए थे तो उसी 5 साल में आए थे। अगर हमने 2500 दिया और 2640 तक गए, जैसे के शर्मा जी ने बोला, नींव हम नहीं रखी, उससे पहले 2300 देके 1300-1400 देते थे। तो अब 20 क्विंटल की बात थी, ये तो मना करते थे, होता ही नहीं है छत्तीसगढ़ में। अब आ रही है, अब क्यों आप कहते हैं उसको 3100 मिल नहीं रहा है। हमने बात की वनोपज खरीदी की, 65 वनोपज वो बंद है आज। क्यों बंद कर दिया भाई? आत्मानंद स्कूल, आज भी अखबार की सुर्खी बनी है कि आत्मानंद स्कूल में जो शिक्षक है वो नहीं है, चौक पेंसिल डस्टर उसके लिए उनके पास पैसे नहीं है, उसके लिए बजट नहीं है, परीक्षा कराने के लिए बजट नहीं है। तो आत्मानंद स्कूल का आपने क्या हाल कर दिया, ये बता दीजिए आप। शिक्षक है नहीं, अगर बच्चे, ये वीडियो को पाते आपने भी देखा होगा, बच्चे अगर शिक्षक मांगते हैं तो उनको धमकियां दी जाती है कि जेल में डाल देंगे। छात्रावास, आदिवासी छात्रावास में नाबालिग छात्रा वो गर्भवती हो जाती है। किसके शासनकाल में हो रहा है? इससे बोल रहा हूँ ना कि अपने शासनकाल के पाप हमारे ऊपर मत डालिए। हमने 5 साल में जो काम किया है, और मैं एक और बात बोल रहा हूँ, बात दीजिए, अगर ईडी, आईटी, सीबीआई हमको दे दीजिए और कुछ मीडिया हाउस पे दे दीजिए, तो देखिए विष्णुदेव साय जी हो चाहे वासु शर्मा जी, वो भी हमारे पास आ जाएंगे। इससे बोलो, हार जीत बहुत सारे पैमाने हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमने काम नहीं किया। अगर हमारी गोबर खरीदी की तारीफ अगर मोदी जी ने की है, योगी जी ने की है, इन्हीं की सरकार, इन्हीं के नेता है। अगर हमारी उस समय के जो आत्मा स्कूल की तारीफ अगर मोदी जी ने की है तो इन्हीं के नेता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमने काम किया है, और वही 5 साल की वजह से जनता परेशान होगी। 1 साल के अंदर हमको क्या मिला? जो हमको नहीं बोला गया था वो नहीं मिला है। सबसे महत्वपूर्ण 3100 जो किसान है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो किसान वर्ग सबसे बड़ा वर्ग है, 3100 बोल के आज भी 2300 बोल रहे। ये प्रवक्ता यहाँ पे बैठ के झूठ बोलते थे, इनके मुख्यमंत्री खुद ट्वीट करते रहते कि भाई हम देंगे, और इन्होंने तो घोषणा पत्र में डाला कि काउंटर खोल के नगद भुगतान देंगे, किसी को भी भटकना नहीं पड़ेगा। कौन सा काउंटर खुल गया? नगद भुगतान हो गया। इसलिए बोल रहा ना। और हमारी सरकार की मैं बात करूंगा, किस तरह से दोगलापन दिखाया जाता था। 1,69,000 करोड़ से ज्यादा जीएसटी वसूल होता था छत्तीसगढ़ से, और मिलता कितना था? 65,000 करोड़। हम पत्र लिखते रहते थे, चाहे वो जीएसटी का पैसा, कोल लेवी का, तमाम चीजों विभागों का पैसा हमको मिलता नहीं था। उसके बावजूद भी हमने काम किया, और पिछले लास्ट 5 साल में जो 5वां साल था उसमें हमने 1 साल के अंदर एक बार भी कर्ज नहीं लिया। और इन्होंने तो 1 साल के अंदर 65,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज ले चुकी है सरकार। उसके बाद भी रोजगार नहीं है, युवा रोजगार के लिए भटक रहा है। 3,000 से ज्यादा शिक्षक को रोजगार से निकाला जाता है। इसलिए बोल रहा हूँ कि महतारी बंधन भी सबको मिल नहीं रहा है। चलिए मैं बासु जी से इस आपके सारे आरोपों पर बासु जी से जवाब ले लेता हूं। मुझे ऐसा लगता है आपने काम बहुत अच्छा किया होगा 5 साल में, लेकिन आपसी गुटबाजी की वजह से उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री और कई अन्य, शायद ये जनता तक सारी आपकी इतनी अच्छी योजनाएं पहुंच नहीं पाई, मुझे ऐसा लगता है। बासु जी आप जवाब दीजिए सत्यप्रकाश जी का। देखिए, ये कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी, इनको चुनाव प्रचार में आगे नहीं, शायद सत्यप्रकाश जी देखते नहीं है या ये देखना नहीं चाहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी हर नगर निगम में रोड शो किया है। रायपुर में भी भव्य रोड शो हुआ है, भव्य स्वागत उनका हुआ है। आपके नेता नहीं करते उसमें हमारी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके नेता एसी कमरे में बैठ के चुनाव जीतना चाहते हैं, तो आपको मुबारक है। दूसरी बात, इन्होंने कही परीक्षा के लिए बजट नहीं है। स्वामी आत्मानंद स्कूल की बात करते थे। स्वामी आत्मानंद स्कूल इन्होंने चालू किया, उसमें शिक्षा की शिक्षक की भर्ती की गई, किस माध्यम से की गई, उसको कैसे, क्या रेट पे, आप किस माध्यम से पैसा मिलता था, उसको हमारी सरकार बनने के बाद शिक्षा विभाग में अटैच किया गया। दूसरी बात इन्होंने कही, इनके जमाने में तो उसके खेल अलंकरण समारोह पिछले 5 साल में एक बार भी नहीं हुए। ये खेलों को बढ़ावा देने की बात करते थे। दूसरा ये कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ राज्य को जीएसटी का पैसा नहीं मिलता। तो मैं 2 उदाहरण आपके सामने छोटे छोटे रखता हूँ।
इनके जमाने में जब मनमोहन सिंह से 2004 से 2014 तक छत्तीसगढ़ को राशि मिली 77,000 करोड़ रुपए, 2014 से 2024 को नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद ये राशि बढ़ के हो गई 3,01,000 करोड़ रुपए, यानी 3 गुना ज्यादा पैसा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, इनके उप मुख्यमंत्री टीएस बाबा जी भरे मंच में रायगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने कहते हैं। और अनियमित कर्मचारियों की आप बात कर रहे हैं सत्य प्रकाश जी, थोड़ा सा पिछले चले जाते, यही टीएस बाबा जी आपको जब चुनाव घोषणा पत्र बना रहे थे ना, तो आपने भी कहा था इनको नियमित कर देंगे। क्या हुआ 5 साल में? 5 साल में आप नहीं कर पाए ना किसी को नियमित। यानी बोलने और करने में डिफरेंस है। आप तो कुछ कर नहीं पाते, इस 1 साल में हमने काम करके दिखाया, तभी हमको जनता ने 11 में से 10 लोकसभा सीट जिताया, एक उपचुनाव में हम जीते। तो ये काम करने वाली सरकार है। और दूसरी बात, सबसे बड़ा झूठ तो ये कांग्रेसी नेता फैला रहे हैं। अब कांग्रेस के नेता अगर सत्य प्रकाश जी अगर किसान होंगे तो मैं किसान अगर होंगे, वो अगर धान बेचते होंगे तो मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले साल उनको धान खरीदी हुई तो 3100 रुपए मिला कि नहीं मिला? अगर आप शिशिर जी उनसे पूछिए, अगर नहीं मिला होगा तो मैं आप सत्य प्रकाश जी जो बोलेंगे मैं वो मानने को तैयार हूं। लेकिन झूठ यहां पर बैठ के इस चैनल में ना फैलाएं, और आपके प्रतिष्ठित चैनल में झूठ फैला रहे हैं। मैं दावे से कह रहा हूं ये झूठ फैला रहे हैं इस चैनल में। और अभी भी पहले एमएसपी मिलता है, उसके बाद वो कॉमनतल राशि मिलती है। अरे सत्य प्रकाश जी आप बताइए ना, पिछले साल 3100 रुपए में धान खरीदी हुई कि नहीं हुई? अगर आप मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे सच साबित कर दीजिए आप। अरे आप साबित करिए ना भैया, आप साबित 3100 रुपए मिला कि नहीं मिला, आप साबित कर दीजिए। चलिए, क्या लगता है कि 3100 रुपये मिला कि नहीं मिला, इस पर तो जवाब। एक और उन्होंने जिस तरीके से आरोप लगाया था कि कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के मामले में अयाज ढेबर जी ने जो काम किया है वो जनता तक ये कांग्रेस के प्रत्याशी पहुंचा नहीं पा रहे हैं, या कांग्रेस उनके नाम के पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। क्या लगता है आपको कि क्या छवि खराब है, या कांग्रेस में इनडायरेक्टली डायरेक्टली कुछ गड़बड़ चल रहा है? निश्चित रूप से गुटबाजी चरम सीमा में है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इनका जब विधानसभा लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, इन्होंने दिल्ली से बड़े बड़े नेता इनके यहाँ आए, उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में वाले खुद कह रहे हैं कि आपसी गुटबाजी के चक्कर में हम चुनाव हार गए। तो ये हालत उनकी अभी की नहीं है, पुरानी आदत है। ये लोग आपस में किसी को एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, संगठन है ही नहीं, संगठन वहां जीरो है। और दूसरी बात, ये आजाद ढेबर की आप बात कर रहे हैं, आजाद ढेबर निश्चित तौर से 5 साल में यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। भ्रष्टाचार हुआ और स्मार्ट सिटी के पैसे का बंदरबाट हुआ, और एक ही काम हुआ, शहर में चौपाटी बसाई गई, हर जगह चौपाटी। ना ये साइंस कॉलेज के सामने चौपाटी, मरीन ड्राइव में चौपाटी, मोती बाग के सामने चौपाटी, नगर निगम के सामने चौपाटी। यानी चौपाटी खोलने के अलावा, शहर को कॉमर्शलाइज करने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं था, और केवल अपने लोग को बसाने के लिए ये काम किया गया। ये देश शहर की जनता ने देखा है, और काम है तो सर निश्चित तौर से कांग्रेस को उनको आगे रख के चुनाव लड़ना था। उपलब्धियां अपने लोगों को बसाने का मतलब, अपने लोग मतलब कांग्रेस के कार्यकर्ता बाहर से लाके बसा रहे थे क्या? नहीं, बाहर के लाके नहीं बसा रहे थे, अपने लोगों को सेट करने के लिए, ये जो काम रोजगार देने के लिए अपने लोगों को। ऐसी इनकी योजना थी वो वाली क्या बोलना चाहिए, उसकी योजना थी, उसमें भी पैसा इन्होंने नहीं दिया, जनता युवाओं को पैसा नहीं दिया। तो ये जो हालत कांग्रेस की सरकार ने कर रखी थी, ये जनता ने देखा है। चलिए बासु जी, हमारे साथ के शर्मा जी हैं, और उन्होंने ये आप दोनों की इस परिचर्चा को सुना है बहुत अच्छे से। सर, क्या लगता है कि ये आरोप प्रत्यारोप में, मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैं लगभग 35 साल से पत्रकारिता क्षेत्र में हूँ, 92 में आया था जर्नलिज्म में, और जब से मैंने जो देखा है कि ऐसा लगता है कई बार कि ये भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, दोनों दल सिर्फ पब्लिक के सामने इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन अंदर खाने पर्दे के पीछे से एक साथ बैठ के एक ही प्लेट में रसगुल्ला खाते हैं, काट काट के आधा आधा। निश्चित रूप से ये देखिए कि जो फ्री का जो आदत अभी डायरेक्ट बेनिफिट कहाँ से आया। आप एक रात में 1 पौवा दे के ऊँट खरीदने की बात करते थे, जनता समझदार है, बोले भैया हमको 1 दिन नहीं चाहिए, हमको 5 साल चाहिए, तो 81,000 करोड़ रुपए आपको देना पड़ रहा है, और आप मंत्री नहीं बना पा रहे, निगम मंडल में नहीं बना के शासन का पैसा बचाने की कोशिश कर रहे। जनता जो है ज्यादा जागरूक है, तो जनता सब जानती। दूसरी चीज आई, शहर को लेकर के बात आ रही, हर वार्ड में आप गार्डन देख लीजिए, तालाब सौंदर्यीकरण की बात आती है और उद्यान की बात आती है। क्या ये तीनों वार्डों में है, या इन पर अवैध अतिक्रमण हो चुका है, अवैध कॉलोनियां बन चुकी है, और इसका कब्जा करने वाले क्या कोई राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, या किसी व्यवसायी को संरक्षण दिया गया है? ये तमाम प्रकार की बातें हैं, तो ये जनता सब देख रही है। तीसरी चीज आती है कि अभी जो पैसे की जो बात आ रही है, कि पैसे के लिए आपके पास व्यवस्था निश्चित रूप से होनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, तमाम प्रकार के आप डायरेक्ट बेनिफिट का लाभ तो दीजिए, जनता का आप किसानों को दे रहे हैं तो वो पैसा मार्केट में आ जाता है, जनता अपने जेब में रखती नहीं है।
और अभी जो लगातार भ्रष्टाचार की बात आ रही है, जीरो टॉलरेंस में आप कितना काम कर रहे हैं ये देख रही है। केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो, आपके पास अभी समय है 4 साल में वास्तव में न्यायालय में आप सजा दिलाने में सक्षम होते हैं, सफल होते हैं कि नहीं होते। बाहरी लोगों की जो बात आ रही है, तभी भाजपा आरोप लगाती थी कि रोहिंग्या मुसलमानों को छत्तीसगढ़ में लाके बसाया जा रहा है, अब बाहरी नहीं आए। तो ऐसी स्थिति को लेकर जनता सब तरफ से विचार करती है, उसके बाद मतदान करने जा रही है। विकास को लेकर हो, भ्रष्टाचार को लेकर हो, अतिक्रमण शहरी क्षेत्रों में है, यातायात की समस्या बढ़ी है, जो बातें आप कर रहे हैं वास्तव में वो कितना आप खड़े हुए, दोनों ही जांचा परखा हुआ, कांग्रेस भाजपा दोनों ही छत्तीसगढ़ की जनता देख चुकी है। उस आधार पे अभी फैसला करना है कि विकास छत्तीसगढ़ को, जो 2047 में विकसित भारत की बात कही जा रही है, उसमें विकसित छत्तीसगढ़ की जो परिकल्पना है उसको कौन आगे लेके जाएगा, किस प्रकार से यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार की जो बात आ रही है उसमें लेकर के, या जो आप वादे कर रहे हैं, प्रशासनिक कसावट की बात आ रही है अभी लगातार कि इस तरह से भीड़ तंत्र द्वारा हिंसा की घटनाएं हो रही, इन सबको रोकने के लिए चाहे महतारी वंदन, महिलाओं के लिए लगातार तमाम बातें हो रही है। शहरों में आज फिट टॉयलेट की बात कही जा रही है। क्या ये जो जरूरी जरूरत है बाजारों में, ये सब नहीं होना चाहिए? इसके लिए घोषणा पत्र में शामिल करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को जन भावनाओं को समझ करके घोषणा करने चाहिए और उसको पूरा करने के लिए आपके पास जो समय सीमा है, समय सीमा में आप यदि पूरा काम करते हैं तो मुझे लगता है कि आप लगातार शासन कर सकते हैं, जनता का विश्वास आप पर बना रहेगा। जी शर्मा सर, एक चीज़ और, चूंकि समय सीमा में काम करने का मुझे बहुत अच्छे से याद है, बहुत सारे चुनावी घोषणा पत्र मेरे ऑफिस की लाइब्रेरी में अभी भी रखे हुए हैं, और हर साल आपको लगता है कि एक जो संकल्प पत्र आता है, घोषणा पत्र आता है, और घोषणा पत्र चुनाव होने के बाद, मतदान होने के बाद वो डस्टबिन में रखा जाता है या कहीं दबा दिया जाता है, उस पर कोई चर्चा नहीं करती। क्या ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आपने जो घोषणाएं की हैं वह अगले चुनाव के पहले तक हर हाल में उसको पूरा करें? क्योंकि क्या घोषणाएं सिर्फ आम जनता से वोट कमाने के लिए की जाती हैं क्या? देखिए, विधानसभा चुनाव में जो घोषणा पत्र रहता है, यदि वो राजनीतिक दल सत्ता में आती है तो सरकार उसको एडॉप्ट कर लेती है और उसके अनुरूप वो मंत्रिमंडल पहले ही कैबिनेट में ये तय किया जाता है, ये सरकार की रूपरेखा होगी, सरकार इस ढंग से इस योजनाओं के अनुरूप काम करेगी। चाहे कांग्रेस के गोठान की बात हो या अभी सरकार के महतारी वंदन या तमाम प्रकार के जो 3100 रुपए, ये एक गाइडलाइन तय होता है। तो इसी तरह से नगरीय निकायों में जो आप घोषणाएं कर रहे हैं, पहले नगरीय निकायों में इस तरह से घोषणाएं नहीं होती थी। अब नगरीय निकायों में भी जो वादे कर रहे हैं, क्या सामान्य सभा, पहली सामान्य सभा में सभी नगरीय निकाय अपने अपने घोषणा पत्र को, जिसका भी राजनीतिक दल को, उसको स्वीकार करे, निगम आयुक्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दे कि हमको ये काम करना है, आप उस दिशा में काम करेंगे क्या? ये जनता देख रही है और मुझे लगता है कि इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। और तमाम राजनीतिक दल जो प्रत्याशी तय किए हैं और जो वादे किए हैं, इनको पूरा कराने की जिम्मेदारी इनकी। इसलिए कह रहा हूं कि अन्य दलों के, आपके कहें या अन्य दलों के या निर्दलीय अच्छे प्रत्याशी आते हैं, लेकिन जनता जो है राजनीतिक दल के जो प्रत्याशी होती थी, अब नगरीय निकायों में भी जो वादे कर रहे हैं, क्या सामान्य सभा, पहली सामान्य सभा में सभी नगरीय निकाय अपने अपने घोषणा पत्र को, जिसका भी राजनीतिक दल को, उसको स्वीकार करे, निगम आयुक्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दे कि हमको ये काम करना है, आप उस दिशा में काम करेंगे क्या? ये जनता देख रही है। मुझे लगता है कि इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है और तमाम राजनीतिक दल जो प्रत्याशी तय किए हैं और जो वादे किए हैं, इनको कराने की जिम्मेदारी इनकी। इसलिए कह रहा हूं कि अन्य दलों के, आपके कहें या अन्य दलों के या निर्दलीय अच्छे प्रत्याशी आते हैं, लेकिन जनता जो है राजनीतिक दल के जो प्रत्याशी खड़े जाते हैं, उस राजनीतिक दलों के भरोसे कि इस पर नियंत्रण, इस प्रत्याशी पर नियंत्रण इस राजनीतिक दल का होगा। जो वादे राजनीतिक दल कर रहे हैं उसको ये ईमानदार छवि का नेता है, ये पूरा करेगा। इस सोच विचार के साथ, बड़ी उम्मीदों के साथ मतदान करने जाती है, तो जन भावनाओं को ध्यान रखना इन राजनीतिक दलों की, सरकार की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, होनी चाहिए। बिल्कुल शर्मा सर, आप जो कह रहे हैं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं और वो शायद हमारे दर्शकों को और जो मतदाता हैं उनको ये भरोसा दिला सकते हैं कि क्या जैसा विधानसभा में होता है वैसा नगरीय निकाय में होगा कि कमिश्नर पहली ही बैठक में बुलाकर महापौर के सामने कि ये जो हमने घोषणा की है इसको हम इतने दिन में पूरी कर पाएंगे। ऐसा लगता है वासु जी कि आपकी सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव, चीफ सेक्रेटरी ये सुनिश्चित कराएं कि आपने जो घोषणाएं की हैं उन घोषणाओं को समय रहते पूरा कराया जाएगा? बिल्कुल शिशिर जी, भारतीय जनता पार्टी के महापौर बनने के बाद जो हमने घोषणा पत्र में वादे किए हैं
उसको पहले ही मीटिंग में ये सारे निर्णय की बात की जाएगी और निश्चित रूप से समय सीमा पर ये काम हो, इसकी भी चिंता की जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वही वादा करती है जिसको पूरा कर सकती है। यानी झूठ बोलने का काम करना कांग्रेस पार्टी का काम है। भारतीय जनता पार्टी मोदी की गारंटी तहत जो वादे थे, और हमने 5 साल के वादे किए। हमने 5 साल के लिए घोषणा पत्र मोदी का गारंटी था, लेकिन 80% से ज्यादा वादे धरातल में हम 1 साल के अंदर उतार के दिखाए। हमारे पास 4 साल के शर्मा सर का जो चेहरे का भाव उनके दिमाग में 2014 आ रहा है कि हर 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे और 15 लाख रुपए खाते में आएंगे। ऐसी भी घोषणाएं 2014 में हुई थी और आज उसको ये कहा जाता है कि ये तो जुमला है। तो क्या आम आदमी, ये हर आदमी के कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े होते तो उनका भी आपसे ये सवाल होता, तो क्या ऐसा होता है कि आप लोग जो घोषणा करते हैं वो वास्तविक रूप से फलीभूत हो, जनता को उसका लाभ मिल सके? निश्चित रूप से हमने 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बने, रोजगार की बात कहिएगा, डेटा आप देखेंगे 2014 से 2024 तक तो निश्चित रूप से रोजगार उत्पन्न हुए हैं। ऐसा नहीं रोजगार नहीं, हर सेक्टर पे रोजगार उत्पन्न हुए हैं। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में लाखों करोड़ों रुपए के काम इस समय चल रहे हैं और काम हुए भी हैं, तो जनता देख रही है। हमने कई वादे जब किए थे, हमने 370 की बात कही थी, राम मंदिर की बात कही थी, सारे वादे पूरे हुए। ट्रिपल तलाक बिल हो, ये बहुत सारे पुराने मुद्दे थे जिसको हमने हमारी सरकार ने पूरा किया। तो हमने वही कहा कि हम जो कर सकते हैं वही बात करते हैं, हम जनता को ठगने का काम नहीं करते, कांग्रेस टाइप का घोषणा पत्र नहीं बनाते कि हाथ गंगा जल लेके कसम खा ले कि आएंगे और शराबबंदी पहले ही दिन कर देंगे। तो ऐसा कसम नहीं खाते। इन्होंने भी कहा था कि हम आएंगे तो 500 रुपए हर महीने महिलाओं के अकाउंट में दिए थे, 5 साल तक किसी को नहीं मिला। हमने कहा था हम 1000 रुपए देंगे तो महिलाओं के अकाउंट में जा रहे हैं। तो ऐसे वादे जनता से कीजिए जो आप पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल, जनता भगवान है और जनता से आप जो वादा करते हैं उसको कम से कम पूरा कीजिए। छत्तीसगढ़ में 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका और 114 नगर परिषदों में जो चुनाव हो रहे हैं, इसमें खुलकर मतदान करें और कौन आपका प्रतिनिधि बनेगा जो आपके क्षेत्र के विकास की बात करेगा, इसी पर सब अपना ध्यान केंद्रित करें। एशियन टीवी पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्री के शर्मा जी जुड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद आपका। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्री बसु शर्मा जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कांग्रेस से सत्यप्रकाश जी जुड़े थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहिए एशियन टीवी पर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।